Okay. So, hello students, am I audible and visible to all of you? आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में. So, today we are going to start with the case laws of trademark. ट्रेडमार्क चैप्टर का केस लॉज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज. फाइन. थोड़ा सा कैमरा में आज इशू आ रहा है. मैनेजेबल होगा तो मुझे बताइएगा. आई होप इट इज मैनेजेबल. So, today we are going to complete with the case laws of trademark. अभी तक हम लोगों ने ट्रेडमार्क के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो मॉड्यूल में दिए हुए थे. आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी मॉड्यूल के केस लॉज हैं. आपके मॉड्यूल में जितने भी केस लॉज दिए हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड, वो सारे केस लॉज हम आज डिस्कस करेंगे. ये जो केस लॉज हैं ये आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को समझने में और ज्यादा हेल्प करेंगे. कॉन्सेप्ट जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, यार ये कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है यार. क्या हो गया इसको? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट गाइस. क्या हो गया है भाई? क्यों परेशान कर रहा है यार? नाउ इट्स परफेक्टली फाइन. तो चलिए. ट्रेडमार्क के जितने भी केस लॉज आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं उनसे हम ये समझेंगे कि जो अब तक के हमने प्रोविजंस पढ़े हैं उनका क्या इंप्लीकेशन होने वाला है. मतलब ये कि जब कोर्ट में अलग अलग केसेस जाते हैं तो किस तरीके से ट्रेडमार्क के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ट्रेडमार्क एक्ट के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उससे फैसला दिया जाता है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है. तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने ट्रेडमार्क चैप्टर के कुछ 6 से 7 इंपॉर्टेंट केस लॉज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहला केस है हिमालयन ड्रग कंपनी वर्सेस एसबीएल लिमिटेड. अब आपने हिमालय कंपनी का नाम जरूर सुना होगा. हिमालय कंपनी देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बेसिकली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है. हिमालयन कंपनी के आप अलग अलग प्रोडक्ट्स देखेंगे, उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है लिव 52 जो बेसिकली लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है. अब ये जो लिव 52 है, लिव 52 जो दवाई है जो लिवर के एलिमेंट के लिए काम आती है, वो बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है जो पूरे मार्केट में अच्छा खासा शेयर रखती है. अभी क्या हुआ कि एक दूसरी कंपनी है एसबीएल लिमिटेड. इस एसबीएल लिमिटेड ने भी अपना एक प्रोडक्ट निकाला और उसका नाम रख दिया लिव टी. अब क्या हुआ कि लिव टी और लिव 52 ये लगभग एक जैसा साउंड कर रहा है. अब इसके लिए क्या हुआ कि जब हिमालयन ड्रग कंपनी को पता चला कि एसबीएल लिमिटेड ने लिव टी नाम से एक दवाई निकाली है जो कि बेसिकली सेम ट्रीटमेंट करती है जो लिव 52 करती है, तो पब्लिक के माइंड में क्या होने लगा, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा. या नहीं भी अगर एक्चुअली में हो रहा है तो ये संभावना है कि लोग लिव नाम सुन के ये समझ लें कि ये हिमालयन कंपनी का ही प्रोडक्ट होगा और लिव 52 के बजाय वो लिव टी प्रोडक्ट को खरीद लें, जिससे कि कहीं ना कहीं नुकसान होगा किसका? हिमालयन ड्रग कंपनी का. अब हिमालयन ड्रग कंपनी ने इसके अगेंस्ट में केस कर दिया. जब लोअर कोर्ट में यह मामला गया तो लोअर कोर्ट ने क्या कहा? लोअर कोर्ट ने यह कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो लिव नाम है ना, ये लिव
ये जो वर्ड है लिव, LIV, इट स्टैंड्स फॉर लिवर बेसिकली, और ये बड़ा जेनेरिक नेम है, ये बहुत ही जेनेरिक नेम है, और इसका दोनों ट्रेडमार्क से कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एक लिव 52 है, एक लिव टी है, दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी की बात ही नहीं है। और यहाँ पे दोनों ट्रेडमार्क को इजीली डिस्टिंक्ट किया जा सकता है, इजीली अलग किया जा सकता है, इजीली कंपेयर किया जा सकता है। जब ये लोअर कोर्ट ने फैसला दिया तो जो लिव 52 कंपनी थी, जेट इज हिमालयन, वो काफी ज्यादा आहत हुई और उसने हाईकोर्ट में अपील कर दिया। जब उसने हाईकोर्ट में अपील किया तो हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया, और हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि जो जो कंटेंशन है कि ये पर्टिकुलर जो ट्रेडमार्क है लिव 52 एंड लिव टी, दे बोथ आर डिस्टिंक्टिव, इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये डिफेंडेंट के ऊपर होगा। The appellant appealed this decision to the High Court of Delhi, which reversed the lower court's finding and upheld the trademark law principles regarding the comparison and infringement. तो इसी में हाई कोर्ट ने कहा कि ये डिफेंडेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बताए कि लिव जो है वो एक जेनेरिक वर्ड है और ना कि एक स्पेसिफिक वर्ड है। हाईकोर्ट ने इस बात को भी कंसिडर किया कि जो हिमालयन कंपनी है वो 1955 से इस प्रोडक्ट को बेच रही है, 1957 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, ठीक, और ये जो ट्रेडमार्क है ये वैलिड है अंडर सेक्शन 32 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1958, जो उस समय का ट्रेडमार्क एक्ट हुआ करता था। जब ये बात डिफेंडेंट के पाले में गई कि हाईकोर्ट ने जब ये बात डिफेंडेंट के पाले में डाल दी कि भाई तुमको प्रूफ करना है कि ये पर्टिकुलर जो ट्रेडमार्क है, ये जो लिव वर्ड है, ये जेनरिक है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये लिव जेनरिक है और अब कोई भी इसे यूज कर सकता है। जबकि एपेलेंट ने सक्सेसफुली ये बता दिया कि ये लिव 52 एक डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क है, जिसमें हमने प्रोटेक्शन भी लिया हुआ है। कब जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार है, उन्होंने हमको इस पर्टिकुलर लिव 52 का ट्रेडमार्क भी दिया हुआ है। और कोर्ट ने ये कहा कि कंज्यूमर जो है वो स्पेसिफिकली लिव 52 नाम का प्रोडक्ट जो है वो दवाई दुकान से मांगते हैं, और इस वजह से लिव जो है वो बहुत ही एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके पर्टिकुलर ब्रांड का, लिव 52 का। और कोर्ट ने डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन कर दिया कि आज से आप लिव टी नाम का प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा और कोई ऐसा नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कोई सिमिलैरिटी ना हो। इस फैसले के बाद ये तय हुआ कि यहाँ पे जो शब्द हमें लगता है कि ये जेनेरिक शब्द है, जरूरी नहीं है कि वो जेनेरिक हो, वो डिपेंड करता है कि प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, आप अपने कंटेंशन को कितने अच्छे तरीके से रख सकते हो। इन सारे बातों पे निर्भर करता है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन किसके पक्ष में जाएगा। तो जितना आसान हम समझते हैं ट्रेडमार्क को, उतना आसान है नहीं। मतलब जब आप कोर्ट में ये फैसला जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट बहुत सारी चीजों को कंसिडर करती है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, पहला केस क्लियर होगा। दूसरा है अमृतपाल सिंह वर्सेस लाल बाबू प्रियदर्शी का केस। अब इसमें क्या हुआ, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको ये इस केस का रेफरेंस दिया हुआ था। अब इसमें हुआ क्या कि अमृतपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन फाइल किया और वो अपने प्रोडक्ट के लिए रामायण शब्द का ट्रेडमार्क चाह रहे थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया और रजिस्ट्रेशन नहीं किया। उन्होंने दो ग्राउंड्स दिए। सबसे पहला ये कहा कि रामायण एक ऐसा वर्ड है जो जनरल है या जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये कोई डिस्टिंक्टिव नेचर का शब्द नहीं है, इट इज टू कॉमन एंड जेनेरिक टू सर्व एज अ यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब ये कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखता है। रामायण हर कोई जानता है, रामायण एक ऐसा शब्द है जो घर घर में प्रचलित है। और दूसरी बात ये कि रामायण जो है वो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, या यूं कहे कि ये एक रिलीजियस ग्रुप के भावनाओं से जुड़ी हुई है। जैसे सनातन धर्मियों के लिए रामायण, भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे सनातन धर्म का बेस है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने यह भी कहा कि रामायण जो है वो किसी
ग्रुप के, मोस्टली जो हिंदू सोसाइटी है या जो सनातन धर्म है, उनको वे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, क्योंकि वो उनके रिलीजियस बिलीफ से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है। तो इस वजह से ऐसा ट्रेडमार्क नहीं दिया जा सकता जो किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काए या किसी प्रकार से उनको आहत करे। उसके अलावा उन्होंने एक और रेफरेंस दिया, एक और केस हुआ था रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क वर्सेस अशोक चंद्र रखित लिमिटेड का। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें एक वर्ड आया श्री, तो श्री को भी काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू और सनातन धर्म में। श्री जो है वो लक्ष्मी को डिनोट करते हैं, लक्ष्मी माता को डिनोट करते हैं, इसलिए जो श्री है वो बहुत ज्यादा हिंदूज के या सनातन धर्मियों के लिए ऑस्पिशियस है, और जनरली उसे जो यूज किया जा रहा है लेटर हेड्स में। तो इस वजह से ये जो रजिस्ट्रार है उन्होंने कहा कि श्री वर्ड का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो हर कोई अपने लेटर हेड्स में यूज करता है। आप भी जब अपने कॉपी में लिखते हैं तो कई बार हम भगवान का नाम लिख देते हैं, कई लोग ओम नमः शिवाय लिखते हैं, कई लोग श्री लिख देते हैं, कई लोग ओम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें जो हिंदू भावनाओं से काफी ज्यादा रिलेटिव है। तो इम्प्लीकेशन क्या निकलता है इस केस का, कि डिस्टिंक्टिवनेस का जो डेफिनेशन है ट्रेडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमें कल्चरल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, जेनेरिक शब्द, इन सब का ध्यान रखना होता है और उसके हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। अगला केस है बेटा इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क का। अब इस केस में क्या हुआ था कि इंपीरियल टोबैको कंपनी ये बेसिकली सिगरेट बनाती है। उन्होंने अपने सिगरेट के पैकेट के ऊपर शिमला ब्रांड लिख दिया, और आईटीसी लिमिटेड ने रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया 1960-1966 में। हालांकि दोनों के दोनों एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन क्या दिया गया कि क्यों रिजेक्ट किया गया? कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जो शिमला वर्ड है वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी को दर्शाता है, एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, जो कि काफी पॉपुलर हिल स्टेशन है भारत का, और इस वजह से ये इनएप्रोप्रिएट होगा कि हम एक ज्योग्राफिकल एरिया को एक सिगरेट से एसोसिएट कर दें। दूसरा, जो वर्ड शिमला है वो न तो इन्वेंट किया गया है, न तो उसका कोई डिक्शनरी मीनिंग है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है शिमला, ये बेसिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को दिखाता है, न तो वो इन्वेंटेड है, न तो वो कोई डिक्शनरी मीनिंग पोजेस करता है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर शिमला के स्नो हिल्स को दिखाएंगे और शिमला वर्ड को यूज करेंगे, तो ये लोग जो हैं वो उसको इजीली एसोसिएट करेंगे कि दिस सिगरेट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी, which will demean the reputation of that particular territory। और इस पर्टिकुलर ब्रांड को हम मोनोपोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो ज्योग्राफिकल नेम्स हैं, स्पेशली वो जो पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसको मोनोपोलाइज नहीं कर सकते हैं कि एक ट्रेडमार्क के रूप में। वो जेनरिक वर्ड है, वो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हर कोई यूज कर सकता है। इस वजह से इसका रजिस्ट्रेशन करना, इसका कमर्शियल एडवांटेज उठाना ये सही नहीं है। इम्प्लीकेशन इसका क्या होता है, इससे ये समझ में आता है कि ज्योग्राफिकल नेम्स को हम मोनोपोलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड एंड गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन वर्सेस अमूल कनाडा। इसका प्रोनाउंसिएशन कई लोग कैरा करते हैं, कई लोग खेड़ा करते हैं। गुजरात के लोग मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड एंड गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है क्या? सबसे पहले याद कीजिए, मैंने आपको क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बताया था इस केस के बारे में, अमूल किस तरीके से डेवलप हुआ। तो जो अमूल आज हम लोग देखते हैं उसका पुराना नाम होता था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और 2 और लोगों ने इसे मिल के बनाया था। तो अमूल जो है वो एक ब्रांड है, और अमूल पूरे भारत देश में दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है। अब क्या हुआ कि जो अमूल डेयरी है, मतलब जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड है, और जीसीएमएमएफ गुजरात
कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये बेसिकली अमूल प्रोडक्ट के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब इन्होंने क्या पाया कि जो अमूल कनाडा है ना, मतलब जो कनाडा है, कनाडा में एक कंपनी है, उसने क्या किया, इस ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया अमूल, और उनका जो स्लोगन था द अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, उसको भी उन्होंने कॉपी कर लिया और वहां पे उन्होंने अमूल कनाडा बना दिया। अब अमूल ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फेमस है। तो जनवरी 2020 में जब उन्होंने इसको कॉपी किया तो इसके ऊपर अमूल डेयरी और जीसीएमएमएफ ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि हमने अमूल कनाडा को कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया है, ना तो हमने इन 4 इंडिविजुअल्स को जो अमूल कनाडा के वर्कर्स है उनको ये अथॉरिटी है कि वो हमारे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को यूज कर सकते हैं। ये एलिगेशन लगाया गया अमूल इंडिया के द्वारा अमूल कनाडा के ऊपर। कोर्ट ने सारी जांच पड़ताल की और उसके बाद ये डिसीजन दिया कि कैनेडियन कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो डिफेंडेंट है, मतलब जो अमूल कनाडा है, उन्होंने अमूल डेयरी और जीसीएमएमएफ के जो राइट्स हैं, जो ट्रेडमार्क के राइट्स हैं, उनको इन्फ्रिंज किया है, क्योंकि उन्होंने अनऑथराइज्ड तरीके से यूज किया है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया का स्लोगन और अमूल ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि ये इंफ्रिंजमेंट का केस बनता है, इसलिए अमूल कनाडा अमूल डेयरी को 32,733 कैनेडियन डॉलर का, जो अप्रोक्सीमेटली 19.5 लाख का अमाउंट बनता है, वो अमाउंट पे करेगी। प्रोहिबिशन ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें डिफेंडेंट को प्रोहिबिट किया कि आप आज के बाद अमूल या अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ऐसे स्लोगन्स यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट अथराइज टू डू सो। तो इससे इंप्लीकेशन क्या निकल के आता है कि इंफ्रिंजमेंट तब होता है जब कोई अनऑथराइज तरीके से यूज करता है किसी दूसरे के ट्रेडमार्क को, उसको इमिटेशन करता है, उसका कॉपी करता है, ये सारी तरीके से ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे जजमेंट किसके फेवर में गया, अमूल डेयरी जो कि भारत की कंपनी है, और जीसीएमएमएफ के केस में जीसीएमएमएफ के पक्ष में ये फैसला गया, जो कि ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर था अमूल प्रोडक्ट्स का। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगला केस है कॉन्सिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा टेक्निकल केस है, इसको ध्यान से समझिएगा, बच्चों को इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। अब इसको एक सिंपल सा एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। हुआ क्या था एक्चुअली इसके, एक कंपनी थी कॉन्सिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी थी कॉन्सिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको सब लोग जानते हैं। अब कॉन्सिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड क्या हुआ, ये एक कंपनी थी, एक वेबसाइट है इनका, और ये बेसिकली मैट्रिमोनियल साइट्स चलाते हैं। तो मैट्रिमोनी इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे भारत मैट्रिमोनी, तमिल मैट्रिमोनी, तेलुगु मैट्रिमोनी, और इनका सबका रजिस्टर्ड डोमेन है, और ये कॉन्सिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड को बिलोंग करता है, ठीक। गूगल कंपनी ने एक एक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था एडवर्ड्स, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है एडवर्ड्स, जिसमें गूगल बेसिकली क्या करती है, स्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्प्ले करती है, जिससे कि जो भी उनके कस्टमर हैं, जब कोई व्यक्ति कोई वर्ड सर्च करता है गूगल एडवर्ड्स में, तो गूगल उन कंपनीज के लिंक प्रोवाइड करती है सर्च करने वाले को, जिन्होंने इस एडवर्ड्स प्रोग्राम के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन लिए है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैंने अपनी कंपनी का एड चलाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गूगल को थ्रू एडवर्ड्स प्रोग्राम। अब क्या होगा कि जब भी कोई व्यक्ति मेरी कंपनी का या कोई भी ऐसा वर्ड टाइप करेगा जो मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो गूगल क्या करेगा, वो लिंक प्रोवाइड करेगा मेरी वेबसाइट का और मेरी कंपनी का, और जो कस्टमर है उसे डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर वो लेकर आ जाएगा, ठीक।
अब हो क्या रहा था इससे कि जो भारत मैट्रिमोनी, तमिल मैट्रिमोनी, तेलुगु मैट्रिमोनी, ये सारी जो मैट्रिमोनियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी जो कंपनी, दैट इज कॉन्सियम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये आरोप लगाया कि गूगल ने बिना ऑथराइजेशन के हमारे रजिस्टर्ड डोमेन नेम को अपने एडवर्ड सेक्शन में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और कॉम्पिटिटर्स जो दूसरे प्लेयर्स के कीवर्ड्स को बिड करते थे, वो यूजर के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए और अपने बिजनेस तक डाइवर्ट कराने के लिए इनका यूज कर रहे थे। ठीक, तो सवाल उठता है कि क्या गूगल ने अपीलेंट के ट्रेडमार्क को उनके एडवर्ड्स प्रोग्राम में यूज किया, वो इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा क्या? तो इसको समझने से पहले यहाँ पे एक सेक्शन है वो समझना जरूरी है, दैट इज सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो सेक्शन 32 सॉरी सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी है, ये कुछ बातें करता है। जैसे कि एक है टेस्ट फॉर नॉमिनेटिव फेयर यूज। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ट्रेडमार्क को फेयरली यूज कर रहा है, ऑनेस्टली यूज कर रहा है, तो वो कोई इन्फ्रिंजमेंट के केस में नहीं आता। तो 3 टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को अनऑथराइजली यूज किया गया है। The court established 3 tests that must be met for any unauthorized use of a trademark to qualify as a nominative fair use. पहला है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसके ऊपर विवाद है, वो रेडिली आइडेंटिफिएबल नहीं होना चाहिए जब तक के ट्रेडमार्क का यूज ना किया जाए। मतलब अगर किसी के ट्रेडमार्क को यूज करके किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो वो अनऑथराइज्ड यूज में आ सकता है। दूसरा, नेसेसरी यूज टेस्ट। ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रेडमार्क नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट में बी यूज। मतलब सिर्फ और सिर्फ उतना ट्रेडमार्क यूज किया जाए जिससे कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहचान सकें। और तीसरा, नो सजेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट। द यूजर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट व्हेन कपल्ड विद द ट्रेडमार्क वुड सजेस्ट स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट बाय द ट्रेडमार्क ओनर। मतलब ये कि जो भी यूजर है वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि कोई स्पॉन्सरशिप या एंडोर्समेंट का पता चलता हो। अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो फिर नॉमिनेटिव फेयर यूज आएगा और फिर वो अनऑथराइज यूज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये चीज है तो फिर वो नॉमिनेटिव फेयर यूज के अंतर्गत नहीं आता है और वहां पे फिर ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट का केस बन सकता है, अनऑथराइज यूज का केस बन सकता है। अब जब ये वर्ड आ रहा है रीजनेबली नेसेसरी, कि क्या गूगल के एडवर्ड प्रोग्राम के लिए ये जरूरी था? क्या उन्होंने जो वर्ड यूज किया या जो वर्ड्स भारत मैट्रिमोनी, तमिल मैट्रिमोनी, तेलुगु मैट्रिमोनी, जो कॉन्सिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के एडवर्ड के जो वर्ड्स थे, उनके यूज के लिए क्या गूगल ऑथराइज था? और अगर गूगल ऑथराइज नहीं था, फिर अगर कोई व्यक्ति उसे यूज कर रहा है, तो क्या गूगल के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है या नहीं बनता? इसी का जवाब कोर्ट ने दिया। क्या हुआ समझिए। कंटेंशन अपीलेंट की ये थी कि गूगल ने उनके ट्रेडमार्क को मिसयूज किया है ताकि वो अपने फायदा उठा सके और उस वर्ड से पैसा कमा सके बिना ऑथराइजेशन के। दूसरा, रिस्पोंडेंट ने मतलब गूगल ने ये आर्ग्यू किया कि उनका जो ट्रेडमार्क का यूज है वो ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस में आता है। और हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत डिटेल में कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें जिसमें इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। तो अगर कोई ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा है विच इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन दे कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। और गूगल ने बिल्कुल यही कंटेंशन दिया कि भाई हम जो कीवर्ड्स जनरेट होते हैं वो ऑटो जनरेटेड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी। अगर कोई बार बार वर्ड आपका सर्च कर रहा है तो वो वर्ड जो है वो एडवर्ड्स प्रोग्राम में आ जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है। इससे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का कोई केस नहीं बनता है। ना तो वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कॉन्सिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ना अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, ना अपने सर्विस में यूज कर रहे हैं। ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक जनरेटेड वर्ड्स हैं। कोर्ट ने ये कहा कि गूगल ने कुछ गलतियां भी की है। गूगल की जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी थी रिगार्डिंग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेंट्स, उनको कहा गया, उनको बारे में बताया गया। It is also observed that the Google's treatment of the appellant differed from the respondents, indicating the double standards. Despite the respondents' undertaking to prevent the use of appellant's trademark, the court found that the appellant entitled to an injunction. मतलब कोर्ट ने ये भी कहा
कि जो अपीलेंट थे, मतलब जो कॉन्ज्यूम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड है, वो इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको इंजंक्शन मिल सकता है। हालांकि जो कोर्ट है उन्होंने कुछ और भी चीजें बात कही कि उन्होंने ये कहा कि जो गूगल है उनके जो एक्शंस है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। अपीलेंट के पास ये अधिकार है कि वो इंजंक्शन ले सकता है और गूगल को रोक सकता है कि वो ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें जो इनके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करता हो। तो बेसिकली इस केस में कहीं ना कहीं चीजें जो है वो कॉन्ज्यूम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में गई और गूगल को उन्होंने कहा कि आप इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान रखें जिससे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज ना हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्ज्यूम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस भी क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट केस की, दैट इज यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनिकॉर्न प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दिया कि किसी भी डिस्टिंक्टिव मार्क का जो ओनरशिप है, जो लीगल प्रोटेक्शन है, वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पहले से किसी ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी बाद वाले से। मतलब ये कि जब हम इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क के ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो जो पहले से यूज कर रहा है, जो प्रायोरिटी ऑफ यूज है, उसको कंसिडर किया जाएगा। जो फर्स्ट यूजर या सेलर है गुड्स एंड सर्विसेज का उस मार्क से रिलेटेड, उसे हम ओनर कंसिडर करेंगे और वो दूसरों से सीनियर होगा। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं इमीडिएट लीगल प्रोटेक्शन अपॉन एडॉप्शन एंड यूज। मतलब क्या कि inherently distinctive marks are granted legal protection against the infringement immediately upon adoption and use in the trademark. This means that once such mark are used in the business trade, then it belongs to them only and it cannot be used by any other person. मतलब एक बार अगर किसी ने अपने बिजनेस में या बिजनेस ट्रांजेक्शन में उस मार्क्स को यूज करना शुरू कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अदर पीपल कैन नॉट यूटिलाइज दैट, कैन नॉट यूज दैट। सिमिलरली यहां पे बोला गया कि जो गुड्स, अगर कोई गुड्स पहले से बेचा जा रहा है किसी पर्टिकुलर ट्रेडमार्क से, भले ही वो स्मॉल क्वांटिटी में हो, तब भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेडमार्क की डिस्टिंक्टिवनेस की बात करें तो किन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिप्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनिकॉर्न प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड का जो केस था उससे ऑब्जर्वेशन जो निकल के आया वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा सारे के सारे केस लॉज। ये केस लॉज आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं तो ये हमने कवर कर लिया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर जो होगा वो है डिजाइन, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी and read all these case laws which I have already uploaded in the app. So बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।